तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज भी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी रखेंगे। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार को साकार करने के लिए 2 रैलियां करेंगे, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। पहली रैली होगी छत्तीसगढ़ में, नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे, जहां पर शाम को चंद्रपुर में रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ का बस्तर और महाराष्ट्र का चंद्रपुर, इन दोनों ही जगहों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों ही आदिवासी बहुल हैं और इसीलिए इनको साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पर पहुंच रहे हैं। सियासी पारा यहां पर पहले ही चढ़ा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने के बाद राजनीतिक तापमान और बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में इस चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की पहली रैली दोपहर 1:30 बजे नक्सल प्रभावित बस्तर में होगी, जहां से बीजेपी के महेश कश्यप मैदान में हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के कवासी लखमा से है। छत्तीसगढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र जाएंगे, चंद्रपुर पहुंचेंगे, शाम 5 बजे रैली करेंगे, जहां बीजेपी की ओर से सुधीर मुनगंटीवार उम्मीदवार हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्रतिभा धानोरकर को मैदान में उतारा है। इससे पहले प्रधानमंत्री रविवार को मध्य प्रदेश पहुंचे, जबलपुर में रोड शो किया, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं था। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। प्रधानमंत्री ने भी अपनों के सम्मान को स्वीकार किया, सबका अभिवादन किया। देखिए, आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए चुनाव प्रचार के रण में आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी नजर आएंगे। बड़ी खबर यह है कि आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली सिवनी में होगी और दूसरी रैली शहडोल में होगी। मध्य प्रदेश में शहडोल समेत कुल 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और बीजेपी ने यहां पर प्रचार युद्ध में पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन कांग्रेस भी इस चुनावी कैंपेन में बीजेपी को पूरी चुनौती दे रही है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार की रणभेरी बजाएंगे। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली दोपहर 2 बजे सिवनी जिले के धनोरा में होगी और उसके बाद दूसरी रैली शाम 4 बजे शहडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में होगी। एक और राहुल की रैली को लेकर कांग्रेस नेता उत्साह से भरे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी हमलावर है। इस बीच जाने माने सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल को कदम पीछे खींचने पर सोचना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमीकोलन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट स्टेपिंग, टेकिंग अ बैक स्टेप। भैया तुम चला के देख लो 5 साल, लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे। 400+ के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के मैदान में हैं और आज भी बीजेपी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतरेंगे। बात करें जेपी नड्डा की, तो आज वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होंगे। उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल तमिलनाडु में थे, आज यूपी और राजस्थान में होंगे और इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान में 1 रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे यूपी के रामपुर में जेपी नड्डा की जनसभा होगी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे वो यूपी में बिजनौर के धामपुर में रैली करेंगे। शाम 4:30 बजे जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया में जनसभा होगी। इससे पहले जेपी नड्डा ने रविवार को तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार किया, तिरुचिरापल्ली में रोड शो किया, करूर और चिदम्बरम में रैलियां की, विपक्ष पर बरसे और मोदी सरकार की उपलब्धियां और गारंटियां गिनाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड that he will remove corruption and no corrupt leader will be left, everybody will be in the jail. That has been said by Prime Minister Modi. Rahul Gandhi is on bail, Sonia Gandhi is on bail,
Your Chidambaram is on bail. Your Kartik Chidambaram is on bail. Your Sanjay Singh is on bail. Every leader is on bail. And Arvind Kejriwal is in jail. तो जेपी नड्डा जहां आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिशन साउथ पर होंगे। तमिलनाडु आज वो जाएंगे जहां पर 2 जनसभाएं और एक रैली को संबोधित करेंगे। नमक्कल और तेनकासी में रोड शो होगा। नागपट्टिनम में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। आपने देखा होगा कि बीजेपी का कोई दिग्गज नेता, लगभग सारे आपने देखे होंगे कैंपेन्स दक्षिण में, तमाम बड़े नेता वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर 400 प्लस के टारगेट को प्राप्त करना है तो उसके लिए दक्षिण के दुर्ग को भेदना जरूरी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिशन 400 के पार के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर होंगे, 2 रोड शो और एक रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह का नमक्कल में रोड शो होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब नागपट्टिनम में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। शाम 4:20 पर तेनकासी में राजनाथ सिंह का रोड शो होगा। दक्षिण भारत में हुंकार भरने से पहले रविवार को राजनाथ सिंह राजस्थान पहुंचे थे, विरोधियों पर जमकर बरसे। मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखी। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए, यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। आज वो महाराष्ट्र में जाएंगे, जहां पर मिशन 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 3 रैलियां आज होंगी, वर्धा, भंडारा और नागपुर में योगी आदित्यनाथ की रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो वहां पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और विरोधियों पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया, जो लक्ष्य रखा है, उसे हासिल करने के लिए यूपी के सीएम योगी भी जी जान से जुटे हैं। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि स्टार प्रचारक होने के नाते बाकी सूबों में भी प्रचार का बिगुल फूंक रहे हैं। रविवार को योगी राजस्थान में थे, 3 अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे, 3 रैलियां करेंगे। दोपहर 2:30 बजे योगी आदित्यनाथ वर्धा में जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे भंडारा में रैली होनी है। शाम 6:30 बजे योगी आदित्यनाथ रैली के लिए नागपुर पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार के रण में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और उनके सियासी उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। आकाश आनंद रविवार को यूपी के खुर्जा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आकाश आनंद ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आकाश आनंद ने इसके पहले 6 अप्रैल को नगीना में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को आड़े हाथ लिया था और फिर 7 अप्रैल यानी कि कल रविवार को खुर्जा में अखिलेश यादव पर भड़ास निकाली, मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डाली। आपके सामने लाल टोपी पहन के भी कुछ लोग आएंगे। जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज उसी जब उस समाज पे पीड़ा होती है, जब उस समाज पे अत्याचार होता है, तो ये अपनी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। जब आप लोगों पे अत्याचार हुआ, क्या इन लोगों ने उठकर आपके अत्याचारों के लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई? हाथ उठा के बताइए कि उठाए कि नहीं उठाए। साथियों, ना ये आपके अपने हैं, ना ये आपके लिए कभी खड़े हुए थे, ना ये कभी आपके लिए खड़े हुए हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए जारी भीषण प्रचार के बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। आज आम आदमी पार्टी यहां पर अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करेगी लोकसभा चुनाव के लिए। वक्त होगा दोपहर 12 बजे और इसके लिए वहां पर होंगे आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं। अब ऐसे में इलेक्शन कैंपेन का काम देखना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। आपके पूरे कैंपेन का फोकस केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बदले चुनाव समीकरण पर होगा। दोपहर 12 बजे कैंपेन लॉन्च पर आप सांसद संजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रविवार को जंतर मंतर पर आपके नेता उपवास पर बैठे, तो दूसरी तरफ वहां से कुछ ही दूरी पर कनॉट प्लेस से बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान की शुरुआत की। शराब से लेकर शीश महल तक का सफर ये भ्रष्टाचार की कहानी है जो अरविंद केजरीवाल के पूरे चरित्र को दिखाती है, आम आदमी पार्टी के चरित्र को दिखाती है कि कैसे दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया गया है, कैसे दिल्ली की जनता को लूटा गया है और कैसे दिल्ली की जनता को छला गया है। इन आधारों पे आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हम बच्चे हैं क्या? हम समझते नहीं कि कितनी गहरी साजिश है केजरीवाल के पीछे, कितनी गहरी साजिश है इस सरकार को खत्म करने की। क्योंकि दिल्ली में जीत नहीं सकती बीजेपी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती, मैं आपको बता रहा हूं। तो एक और आज आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च होगा और दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद संवैधानिक रूप से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। याचिका के मुताबिक संविधान के निर्देश के अनुसार अरविंद केजरीवाल जेल से कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। एक और केजरीवाल को पद से हटाने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार जेल से सरकार चलाने का दम भर रही है, केजरीवाल को क्लीन चिट दे रही है। पार्टी का आधिकारिक बयान है, दिल्ली के जनता के बीच में हमारा सर्वे है और दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी के द्वारा प्राप्त किया गया बहुमत है। हर जगह हमने एक ही निर्णय लिया है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले भारी कैश बरामद हुआ है। कर्नाटक के बेल्लारी से 5.6 करोड़ कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 करोड़ के गहने भी यहाँ से जब्त किए हैं और पुलिस ने ब्रुसेपेट में छापा मारा था। ज्वेलरी शॉप के मालिक पर रेड मारी गई थी और वहां से देखिए आप, ये कैश मिला के कर्नाटक के बेल्लारी की तस्वीर है। छापेमारी के दौरान ये कैश पुलिस को बरामद हुआ के 5.6 करोड़ का कैश बताया जा रहा है और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि करोड़ों के गहने पुलिस ने यहां से जब्त किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बेल्लारी से। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। रैलियों और रोड शो के जरिए सियासी दल हर वर्ग को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आज पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्राइबल बेल्ट में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैली करेंगे, तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 10 दिन बाकी हैं। बीजेपी के 370 प्लस और एनडीए 400 पार के टारगेट को साधने के लिए पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार अभियान की कमान थामे हुए हैं। हालांकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में अभी भी थोड़ी सुस्ती दिख रही है। पीएम जहां हर रोज 2 से 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, कम से कम 2 रैलियां और 1 रोड शो कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस में फिलहाल खामोशी दिख रही है। लेकिन आखिरकार आज राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं।
पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये वो इलाके हैं जहां आदिवासी वोटर्स की तादाद ज्यादा है, यानी बीजेपी और कांग्रेस आज दोनों ही ट्राइबल वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी के चुनावी दौरे की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ से, जहां वो दोपहर 1:30 बजे बस्तर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को वहां लगातार जीत मिली है। बड़ी व्यापक तैयारी है, सभी तरीके से तैयारियां पूर्ण कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये फिर हमारे देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का आगमन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे बस्तर संभाग के कोने कोने से, दूरस्थ अंचल से स्वमेव लोग चलकर आ रहे हैं उनकी सभा में, और लाखों की भीड़ होगी निश्चित रूप से। बस्तर लोकसभा सीट को आदिवासी बाहुल्य इलाका माना जाता है। ये पूरा इलाका नक्सलवाद से प्रभावित है। यहाँ की करीब 60% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप ने जीत दर्ज की थी, तो 2019 में भी बीजेपी यहाँ से जीती। पार्टी उम्मीदवार बैतूराम कश्यप ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने महेश राम कश्यप को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने कवासी लखमा पर भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाके में अपनी रैली के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के उस इलाके में पहुंचेंगे जहां नक्सलवादियों का साफ असर दिखता है। वो गढ़चिरौली के पास चंद्रपुर पहुंचेंगे, जहां शाम 5 बजे वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चंद्रपुर सीट पर बीजेपी का खास फोकस है। वहां 2019 में कांग्रेस के हाथों बीजेपी हार गई थी। चंद्रपुर सीट पर सबसे ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। इनकी भागीदारी 17.97% है, जबकि दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति की आबादी है। इनकी भागीदारी 14.47% है। बीजेपी ने इस बार सुधीर मुनगंटीवार को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने प्रतिभा धानोरकर को टिकट दिया है। चंद्रपुर वो सीट है जहां से पिछली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को एकमात्र जीत इसी सीट पर मिली थी। लिहाजा कांग्रेस इस बार भी इसे जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस का फोकस मध्य प्रदेश के ट्राइबल सीटों पर भी है। लिहाजा राहुल गांधी इस चुनाव का अपना पहला प्रचार अभियान वहीं से 2 सीटों से करने जा रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले दोपहर 2 बजे सिवनी जिला पहुंचेंगे, जहाँ वो धनोरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सिवनी और बालाघाट के कुछ विधानसभा इलाकों को मिलाकर बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट का परिसीमन किया गया था। ये सीट आदिवासी बाहुल्य है। बालाघाट लोकसभा सीट के तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC 8% और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 24% वोटर हैं। 2019 में बालाघाट से बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन जीते थे। इस बार उनका टिकट काटकर बीजेपी ने भारती पारधी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने सम्राट सिंह सरस्वार को टिकट दिया है। सिवनी में अपनी रैली के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शाम 4 बजे शहडोल पहुंचेंगे, जहां वो बाणगंगा मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश का शहडोल उन जिलों में शामिल है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। शहडोल में SC 9% है, तो ST 49%। 2019 में यहां से बीजेपी को भारी जीत मिली थी। हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस को भारी मतों से हराया था। बीजेपी ने इस बार भी हिमाद्री सिंह पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है। यानी कुल मिलाकर आज 2 बड़े नेताओं की 4 बड़ी रैलियां उन इलाकों में होनी है जहां SC ST वर्ग के वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी के लिए आज का दिन इसलिए भी खास है कि वो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार जनसभा करने जा रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश से, जहां एक दिन पहले ही पीएम मोदी रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी ने जबलपुर में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। खुली जीप पर सवार पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान वो हाथों में पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल लिए हुए थे। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे और मोबाइल फोन से तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते देखे गए। लोगों ने मेरा घर मोदी का घर और मेरा परिवार मोदी का परिवार की तख्तियां ले रखी थी। कादानी सचमुच बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ हमारे मोदी जी आगमन हुए हैं, और मैं हमारी माँ वैष्णो देवी समिति की तरफ से मोदी जी का, पूरी संस्कार धानी की तरफ से मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी की एक झलक देखनी थी, वो झलक देख के हम लोग खुश हो गए। भारत के लिए मोदी के अलावा और कोई नहीं काम हुआ। नहीं देखा, पहली बार देखा। आपकी बात मोदी सरकार, मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार धीरे धीरे चरम पर पहुंचता जा रहा है और सभी पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने में लगी हैं। देखना है कि 4 जून को नतीजा किसके पक्ष में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई नसीहतें दी हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर 2024 चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलती है तो राहुल गांधी को कुछ वक्त के लिए सियासत से ब्रेक ले लेना चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि दक्षिण का दुर्ग भेदने में बीजेपी कामयाब रहेगी, लेकिन 370 प्लस का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा।
राहुल गांधी कांग्रेस का वो चेहरा जो फिलहाल पार्टी के महज सांसद हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द ही पार्टी की धुरी चलती है, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी देश विदेश में लोकप्रियता है, वो सीधे पीएम से टक्कर लेते हैं। वो पार्टी में सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन फिलहाल ये चमक फीकी पड़ती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में कहीं न कहीं सुस्ती और आलस भी दिख रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी सिर्फ 5 मौकों पर सार्वजनिक तौर पर दिखे। 21 मार्च को पार्टी के बैंक खाता सीज होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 31 मार्च रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली को संबोधित किया, 3 अप्रैल को वायनाड से नामांकन किया, 5 अप्रैल को पार्टी घोषणा पत्र जारी किया और 6 अप्रैल को तेलंगाना में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक बार वो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिखे। इसके अलावा वो किसी चुनावी कार्यक्रम में नहीं दिखे, लिहाजा सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी आखिर है कहां। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की रणनीति पर सवाल उठाया है और नसीहत भी दी है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। He needs somebody who can come and execute what he thinks is right. वो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप, भैया तुम चला के देख लो 5 साल। कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर कांग्रेस हिंदी पट्टी में नहीं जीतती है तो वायनाड जीतने का फायदा नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनके नेता मणिपुर और मेघालय का दौरा करते हैं। अगर आप यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं जीते तो अकेले केरल जीतकर आप देश नहीं जीत सकते। अमेठी छोड़ देने से भी गलत संदेश जाएगा। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस आज हाशिए पर है। राहुल गांधी पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हिंदी पट्टी में पार्टी की करारी हार हुई थी। राजस्थान की 25 सीटों पर खाता नहीं खुला, यूपी की 80 सीटों में सिर्फ 1 सीट मिली, बिहार की 40 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली, मध्य प्रदेश में 29 में से महज 1 सीट जीती, छत्तीसगढ़ में 11 में से कांग्रेस को 2 सीटें मिली, झारखंड में 14 सीट में से कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, तो हरियाणा के 10 सीटों में से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब, लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आला नेताओं और सिपहसालारों को भी नसीहत दी है और हार का ठीकरा ईवीएम और अन्य संस्थाओं पर फोड़ने के बजाय अपनी रणनीति में सुधार लाने को कहा है। प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि वो भी मुगालते में जीते हैं, जिससे पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई, ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। प्रशांत किशोर का दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर क्या दावा है वो भी सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के आंकड़े क्या कहते हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लोकसभा की कुल 204 सीट है, लेकिन बीजेपी 2014 या 2019 में इन सभी राज्यों में 50 सीट भी नहीं जीत सकी थी। उसने इन राज्यों में 2014 में 29 और 2019 में 47 सीट हासिल की। प्रशांत किशोर के मुताबिक इस बार दक्षिण में बीजेपी की सीटें और आंकड़े दोनों में बढ़ोतरी होगी।
प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी की लहर है, लेकिन लोकसभा की कुल 543 सीटों में से वो अपने 370 प्लस के लक्ष्य तक शायद नहीं पहुंच पाएगी। बहरहाल नतीजे आएंगे 4 जून को, देखते हैं किसको कितनी सीटें मिलती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात नोएडा की करते हैं। नोएडा के जीआईपी मॉल के वाटर एंटरटेनमेंट पार्क में 25 साल के युवक की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्लाइडिंग के बाद शख्स की तबीयत बिगड़ी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने मॉल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नोएडा के सेक्टर 18 में जीआईपी के एंटरटेनमेंट सिटी वाटर पार्क में अचानक सनसनी फैल गई। तपती गर्मी में वाटर पार्क में एंजॉय करने पहुंचे एक शख्स को ये मस्ती भारी पड़ी। स्लाइडिंग के बाद वो शख्स बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई और आनन फानन में एंटरटेनमेंट पार्क को बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले 4 दोस्त नोएडा सेक्टर 18 के एंटरटेनमेंट सिटी वाटर पार्क पहुंचे थे। स्लाइडिंग करने के दौरान एक दोस्त की अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन फानन में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दिल्ली आदर्श नगर शिवाजी रोड एक्सटेंशन के रहने वाले संजय माहेश्वरी के 25 साल के बेटे धनंजय माहेश्वरी के तौर पर हुई है, जो अपने 4 दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट सिटी वाटर पार्क घूमने गए थे। वहां पहुंचने के बाद सभी दोस्तों ने स्लाइडिंग करने का प्लान बनाया और कॉस्ट्यूम लेकर सभी दोस्त सीधे स्लाइडर पर पहुंच गए। स्लाइडिंग के दौरान धनंजय अचानक गिर गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये घटना शाम को हुई। 4 दोस्त दिल्ली से आए थे, मॉल में आए थे और स्लाइडिंग करते वक्त धनंजय नाम का व्यक्ति जब वो नीचे आता है तो उसे सांस में कुछ दिक्कत होती है, जिसके बाद जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो मॉल अथॉरिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ उसको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। कैलाश अस्पताल उसे लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जीआईपी मॉल अथॉरिटी के मुताबिक स्लाइडिंग के दौरान धनंजय माहेश्वरी स्लाइडिंग करके जैसे ही नीचे गए, अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर उन्होंने कुछ देर बैठकर आराम किया, मगर आराम न मिला। इसके बाद एम्बुलेंस से कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मॉल अथॉरिटी डूबने की बात को गलत बता रहा है, लेकिन परिवार को मौत पर संदेह है। जो ये वाटर पार्क है, यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है। बच्चों से लाखों रुपए लेते हैं, हजारों रुपए की वो काट लेते हैं। ना तो एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस जो आई है उसमें ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर नहीं, बच्चा 20 मिनट तक वहीं वो करता रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस भी फिलहाल सांस रुकने से ही मौत की वजह बता रही है। जो 4 स्लाइडिंग का एक रूप बना हुआ है, उसी पर स्लाइडिंग करी। स्लाइडिंग करने के पश्चात चारों जब युवक नीचे आए तो उसके पश्चात धनंजय को थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हुई, जहाँ पर ये रुक गए और इनके साथ इनके 2 और मित्र वो दोनों रुक गए। 2 और मित्र इनकी स्लाइडिंग के लिए चले गए और अन्य जगहों पर। थोड़ी देर आराम करने के पश्चात इनको आराम नहीं मिला, इनको तकलीफ बढ़ती गई। उसके पश्चात इनको जो एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस से इनको कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। परिजन यहीं पर मौके पर मौजूद हैं और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। धनंजय की मौत आखिर कैसे हुई? क्या एंटरटेनमेंट पार्क की लापरवाही भी उनकी मौत की वजह हो सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब जल्द मिल जाएगा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज मिल जाए, जिससे उसकी मौत की प्राथमिक वजह की जानकारी सामने आ जाएगी। पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया है कि मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आज संवत 2080 बसंत ऋतु चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो कि प्रातः 11:50 तक रहेगी। आज 8 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन है। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 10:12 तक रहेगा। आज इंद्र योग शाम 6:13 तक रहेगा। आज चतुष्पाद करण भी है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन मीन राशि में रहेगा। राहु काल आज प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज उत्तर तथा पश्चिम दिशा में यात्रा करना विशेष रूप से बिजनेस तथा धार्मिक पर्यटन के लिए शुभ रहेगा। आज सोमवती अमावस्या भी है, जो कि देव पितृ धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्यों के लिए अत्यंत शुभ होती है।
आज के दिन किए गए दान पुण्य का अक्षय फल रहता है। आज यदि संभव हो तो गंगा जी आदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही पितरों की शांति हेतु चावल, आटा, चीनी, घी, सफ़ेद वस्त्र का दान मंदिर में करना चाहिए। अब बात आज के राशि फल की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ फलों को लेकर आ रहा है। आज आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तथा किसी जिम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज विशेष यात्रा से संबंधित किसी योजना को भी फाइनल कर सकते हैं। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ फलों को लेकर आ रहा है। आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सिनेमा, टेलीविज़न से जुड़े लोगों के लिए आज नए अवसरों की संभावना बनती है। आज आप थिएटर में किसी नाटक को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आपके प्रमोशन की संभावना बनती है तथा उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके द्वारा दी गई सलाह से आपकी कंपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। राजनीति से जुड़े लोग किसी नई पार्टी को आज ज्वाइन कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप कोई सेवा का कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज बैंकिंग तथा इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारियों के प्रमोशन की भी संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला प्रभाव ला रहा है। चंद्रमा की आपकी राशि से अष्टम स्थान में राहु ग्रह के साथ होने से आज आप मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं। साथ ही कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी से वाद विवाद भी हो सकता है। अतः आज का दिन शांति से गुजारें। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। लंबे समय से चली आ रहे अविवाहितों के लिए आज जीवन साथी फाइनल हो सकता है तथा सेपरेटेड हुए लोग भी आज दोबारा जीवन साथी चुनने का प्लान बना सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने वाला है। आज किसी दोस्त से आपके मतभेद हो सकते हैं तथा कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। कोई पुरानी बीमारी भी उभर कर आ सकती है। आज आप दूध, दही, चावल किसी मंदिर में पुजारी की पत्नी को दान दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। आज आपकी संतान को आपके किसी दोस्त के द्वारा उचित मार्ग निर्देशन मिल सकता है। साथ ही आपकी पुत्र संतान किसी स्पोर्ट्स को कैरियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ फलों को लेकर आ रहा है। आज आपका अपने भाई के साथ कोई पुराना प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद सुलझ सकता है। साथ ही गुरु समान व्यक्ति का सानिध्य भी आज आपको मिल सकता है। किसी सरकारी प्राधिकरण में आपका कोई फ्लैट या मकान आवंटित हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहने वाला है। आज पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने की संभावना बनती है। आज आपकी छोटी बहन का पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन भी हो सकता है। आज आप अपने छोटे भाई को कोई 2 पहिया वाहन गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आपका मनोबल तथा साहस बढ़ा रहेगा। आज आपको कोई पारिवारिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। रेत सीमेंट से जुड़े व्यापारियों को आज लाभ के योग बनते हैं। आज आप ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 108 बार जाप करके ही कार्यस्थल पर जाएं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप योग मेडिटेशन से संबंधित किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज परिवारजनों के साथ आपकी उत्तर दिशा में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाने की संभावना बनती है। आज आप किसी धार्मिक संस्था के ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं। भाग्य की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।